एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बात करेंगे पीएम मोदी के बंगाल दौरे से जुड़ी हुई खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैलियां करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में जाकर। तो आपको बता दें, पीएम की आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां होने वाली हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल और हल्दिया में पीएम की सभा होने वाली है और पीएम की रैली को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल कर ली गई हैं और पीएम आज विपक्ष के ऊपर हमला करते हुए भी नजर आने वाले हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल और हल्दिया में खास जो आयोजन है जनसभा का वो किया गया है। देश में एक तरफ असम, केरल और पुदुचेरी के लिए वोटिंग जारी है, वहीं अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का भी रण बाकी है, जहां पर 2 चरणों में असेंबली का चुनाव होना है, जिसमें 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी ने यहां पर पलटानो दरबार चाई बीजेपी सरकार का नया नारा दिया है। उसी मिशन को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरने वाले हैं। बंगाल के रण में आज एक तरफ दीदी धाड़ेगी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गूंज पूरे बंगाल को सुनाई देगी। प्रधानमंत्री आज सिलीगुड़ी, आसनसोल और हल्दिया में रैली करने वाले हैं। बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मोर्चा संभाल रखा है और कल केंद्रीय गृह मंत्री शाह बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करें। बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के नाम से अमित शाह जारी करेंगे। टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी एक क्षेत्र पत्र जारी करेगी, जिसमें ममता सरकार के 15 सालों का लेखा जोखा रहेगा। पश्चिम बंगाल में माफिया राज खत्म किया जाएगा और कोयला, बालू, पत्थर जैसे राष्ट्रीय संसाधनों की लूट पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों को हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। युवा साथी कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता देने का जिक्र किया गया। सिंगूर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए बड़ा ऐलान कर दिए जाएंगे, जिनमें हवाई अड्डे का विस्तार भी शामिल होगा। सरकार बनाने के लिए 45 दिनों के भीतर लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए का पूरा भुगतान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई को सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। वहीं बीजेपी नया बंगाल देने का सपना जनता को दिखा रही है। और चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे चुनावों की। और चुनावों में हम बात करने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव के लिए, चूंकि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। तो असम की 126 सीटों के ऊपर मतदान जारी है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। आपको बता दें कि असम में एक ही चरण में ये सारे मतदान हो रहे हैं 126 सीटों पर। तो आपको बता दें कि जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें एक चरण में सारे मतदान किए जा रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान जारी हो चुका है और असम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तीन राज्यों में आज लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा साख असम इलेक्शन पर है। बीजेपी का मिशन सत्ता की हैट्रिक का है, तो कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। वहीं एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम वोटों के सहारे किंग मेकर बनने का सियासी सपना बुने हैं। ऐसे में जनता ने किसके पक्ष में अपना जनादेश सुनाया, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, उसको देखते हुए इलेक्शन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के कारण राज्य में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 रह गई है। असम के सभी 126 सीटों पर चुनाव एक जैसा नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और हर एक क्षेत्र का अपना सियासी मिजाज है। निचले असम का इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है, जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और इस क्षेत्र में 50 सीटें आती हैं। मध्य असम को सत्ता के टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसे बोडोलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां 41 सीटें आती हैं। उत्तरी असम को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसमें 35 सीटें आती हैं। बीजेपी इसी गढ़ के आधार पर पिछली बार सत्ता में आई थी और इस बार भी पार्टी ने इसी तरह की उम्मीद जताई है।
असम चुनाव में घुसपैठ के पारंपरिक मुद्दे के अलावा कई नए मुद्दे छाए रहे। घुसपैठ का मुद्दा असम में दशकों पुराना है। असम आंदोलन के बाद लगभग हर चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा रहा। पहले माना जा रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन तैयार होने के बाद अब बीजेपी की राह आसान नहीं लग रही। और इसी खबर को और ज्यादा जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं असम के धुबरी, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? लोग क्या पहुंच रहे हैं ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए? देखिए, आज सुबह जो है वो मतदान शुरू हो चुका है। धुबरी पर हम मौजूद हैं। धुबरी का ये सरकारी स्कूल है और अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम तैयारियां हो गई हैं। लोग भी अब धीरे धीरे करके आना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह मौसम हालांकि साथ नहीं दे रहा है, मौसम बिल्कुल खराब है, बारिश हो रही है। यही कारण है कि लोग अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि बारिश जब कम होगी उसके बाद लोग पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में आकर अपने मतदान जो है वो यहाँ पर करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया है? नहीं अभी देंगे ना, हम लोग वोट दूसरा जगह नहीं, आशा करनी है ना, उसको ड्यूटी पर लगा दिया। आपने वोट दिया? हाँ, मैंने वोट दे दिया। है। किन किन मुद्दों पे वोट दिया आप लोगों ने? क्या दिमाग में था जब वोट दे रहे थे? जी, हम लोग जो सरकार जो एक्सपेक्ट किए थे वो सब होता है, इसीलिए हम लोग को वोट, पहले काम है वोट देना। पहले काम है वोट हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। फिर जलपान। अभी हम लोग सच में जलपान नहीं किए, पहला वोट दिए हैं। हाँ, दिखाइए वोट दिया है ये वोट। और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जो महाभागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो मतदान है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर वोट डालकर निकल रहे हैं। इनसे भी हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। एक बार देखिए, यहाँ पर ये वोट जो है वो देकर निकले हैं और ये देखिए जो निशान है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और क्या कितनी भीड़ है? अभी तो बारिश हो रही थी, हाँ, कम भीड़ है? कम है, भीड़ है। बारिश खत्म होगी तो लोग ज्यादा आएंगे। हाँ, ज्यादा आएंगे। हाँ। देखिए, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशन है। इसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, इनकी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर पहुंची हुई है। वोट दे दिया आपने? हाँ, बाबू दे दिए। एक बार उंगली दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो वोट है वो उन्होंने दे दिया है और स्याही दिखा रही है कि यहाँ पर जो वोट है वो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। आपने वोट दिया? हाँ, दे दिए। हाँ, दे दिए। कितना टाइम लगा? भीड़ तो इस बार नहीं है? नहीं है ना, भीड़ नहीं है। हम आए हैं वोट दे के जा रहे हैं। बारिश के कारण लगता है थोड़ा भीड़ कम है। हाँ, सब आएगा अभी। सुबह सुबह हम लोग सोचे थे कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी दे के चले आएंगे। हाँ, तो इसीलिए पहले वोट का चिंता है कि हम पहले वहाँ से क्रीम ले ले तो अपना घर में कभी करते रहेंगे। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले अपना घर में। पहले मतदान फिर जलपान, ये जागरूक जो मतदाता हैं इसकी पहचान है और यही कारण है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है, यही कारण है कि भीड़ थोड़ी सी कम है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश छटेगी और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन तमाम सुरक्षा के इंतजाम, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका यहाँ पर पालन किया गया है और लगातार चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। असम काफी जो है वो हाईपैक का रहने वाला है और यहाँ पर जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो पार्टियां नहीं है बल्कि बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं लोकतंत्र के महापर्व की। और ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर असम में इस बार मतदान हो रहे हैं और मतदान में काफी संख्या में लोगों का इतनी बारिश में भी पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए अब असम के बाद में बात करते हैं केरलम की, जहां पर 140 सीटों के ऊपर मतदान जारी है। केरलम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहीं पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर केरलम के साथ में पुडुचेरी में भी लोग आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दोनों ही जगह पर मतदान होते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बढ़ चढ़कर लोगों का हिस्सा लेना है लोकतंत्र के इस महापर्व पे वो शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि लोगों में उत्साह है। केरल में जहां एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच त्रिकोणीय टक्कर है, वहीं पुदुचेरी में एनडीए और यूपीए के बीच सीधा मुकाबला है।
बात अगर सबसे पहले केरल की करें तो पहले यहाँ राज्य में अभी तक एलडीएफ और यूडीएफ के बीच टक्कर होती रही है, मगर अब बीजेपी ने भी राज्य में तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। राज्य में अगर हॉट सीटों की बात करें तो नेमम, मंजेश्वरम, पलक्कड़, कोटद्वार ककरा, त्रिशूर शामिल हैं, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं पुदुचेरी के मुख्य रूप से एआईएनआरसी बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिनका सामना कांग्रेस डीएमके से होगा। केरल में सबसे ज्यादा 863 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं पुदुचेरी में 294 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम, केरल और पुदुचेरी में एक ही दिन वोटिंग होना अपने आप में बड़ा सियासी इवेंट है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि जनता के मूड को समझने का भी मौका है। खासकर राष्ट्रीय दलों के लिए यह चुनाव उनकी साख से जुड़ा हुआ है, जहां हर सीट की अहमियत बढ़ जाती है। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। असम, केरल और पुदुचेरी की जनता तो आज अपना जनादेश सुना देगी, लेकिन जिसके नतीजे 4 मई को पता चलेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और वोटिंग की अपील की गई है। तो एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, पोलिंग बिगिंस फॉर असम असेंबली इलेक्शन 2026। I appeal to the people of Assam to exercise their franchise in large number, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए चुनावों में प्रधानमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि मैं आशा करता हूं कि महिलाएं और जो यूथ है असम का, वो इसमें जोश और उत्साह के साथ में भागीदारी अपनी देगा। और साथ ही साथ केरल के लोग भी बड़ी संख्या में वोट दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है। साथ ही पीएम ने पुडुचेरी की जनता से भी वोटिंग की अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए सभी लोग पहुंचे और युवा और महिलाओं से खासकर ये अपील की गई है। और फिलहाल हमारे साथ में हमारी सहयोगी अर्पिता जुड़ी है, जो कि तिरुवनंतपुरम से जुड़ी है। अर्पिता, फिलहाल तिरुवनंतपुरम में किस तरीके से जो जोश है, उत्साह है, खासकर के यूथ में देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर? यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अभी जस्ट देखा कि मैं यहाँ पे वटियूर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे उनकी बीजेपी कैंडिडेट आर श्रीलेखा, जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी है, वो अभी आई हुई है। वही नहीं, बस बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो राजीव चंद्रशेखर है, वो भी है यहाँ पे, जो वोट करने आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स हैं जो यहाँ पे सुबह से 7 बजे से पहले ही आके खड़े हुए हैं। अब केरल की जब बात किया जाए तो बहुत सारी इश्यूज है जिसपे इस बार लोग वोट करने वाले हैं। हर साल हर असेंबली इलेक्शन में जो क्या होता है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच फाइट होता है, डायरेक्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन यूडीएफ एंड एलडीएफ। बट इस बार बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट है कि काफी ज्यादा सीट्स जीतने वाली है। मेरे साथ कई वोटर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि किस इश्यूज पे इस बार वो क्या की बात कर रही हैं कि कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार उठाए जा रहे हैं और कैसे बाइपोलर इलेक्शन हम देखते रहे हैं कि 2 पार्टियों के बीच में ही चुनाव हो रहे हैं। इस बार एनडीए की कैसी स्थिति है ग्राउंड पर और एनडीए कैसा नजर आ रहा है इन चुनावों में? देखिए, एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन 45 इयर्स के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है। वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। वही नहीं, लोकसभा में भी उन्होंने अपना अकाउंट खोला है, जहां पे त्रिशूर से सुरेश गोपी ने जीती थी सीट। और जब हम बीजेपी की बात किया जाए, 2016 में सिर्फ एक ही बार उन्होंने नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी जीता था। उसके बाद 2021 में वो हार गए। वी शिवनकुटी, जो अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज द सिटिंग एमएलए फ्रॉम नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इस बार बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चंद्रशेखर, वो नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। दैट सीट वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो वहां से जीतने वाली है। वही नहीं, काफी और सीट्स है जैसे त्रिशूर, पालक्कड़, ये सारी सीट्स है जो बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है और उनके हिसाब से वो बहुत इजीली 2 से 5 सीट्स आराम से जीत जाएगी। वो एनडीए का ये है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, हर साल जो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच होता है, इस बार बीजेपी भी है, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में जब इलेक्शन हुआ था, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने
बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि वो बीजेपी की अकाउंट क्लोज कर देंगे और वैसे ही हुआ। उन्होंने कोई भी सीट नहीं जीता था, बट इस बार वो थोड़े अनश्योर लग रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मिनिमम सीट है जो बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी जीतने वाली है, त्रिशूर, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में वो सीट जीती थी, वो एक सीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या ऐसे कुछ होता है, बीजेपी की भूमिका क्या कुछ रहती है? क्या एक बार फिर से बीजेपी एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में उभरती है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्र करते हैं आगे, आप बात करते हैं आगे, आप बात कर लेते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर फिलहाल सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग के ऊपर धमकी देने और बैठक से बाहर निकालने के आरोप लगाए हैं, जिसके ऊपर अब बीजेपी टीएमसी के ऊपर हमलावर है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन और एसआईआर का मुद्दा जब से टीएमसी की तरफ से उठाया गया है, उसके बाद एसपी समेत तमाम पार्टियां हैं जो ममता बनर्जी के समर्थन में आ गई हैं, और इसके बाद से बंगाल की सियासत कैसे गरमा रही है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी ने एसआईआर और चुनाव आयोग को बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। सीएम ममता बनर्जी समेत पार्टी के तमाम नेता अपनी हर सभा और हर रैलियों में इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा रहे हैं। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 90 लाख वोटर कटने के बाद तो टीएमसी और भी आक्रामक हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी ने बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन ममता की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद अलग ही राजनीतिक रंग दे दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त पर 5 मिनट में ही बैठक को खत्म कर देने का आरोप लगा दिया। Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. What I saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। This is the situation. टीएमसी के इस गंभीर आरोप को इलेक्शन कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने टीएमसी के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कमीशन के मुताबिक बैठक में डेरेक ओब्रायन चुनाव अधिकारी को धमकाते रहे, जिस पर बीजेपी ने भी टीएमसी को आड़े हाथों लिया। डेरेक के आरोपों का जवाब देने के लिए पार्टी नेता शहनवाज हुसैन सामने आए। देखिए, टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी, और डेरिक को तो आदत है जोर जोर से बोलने का। वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहां चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि कोई। चुनाव आयोग को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार तो जारी है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में सीएम ममता बनर्जी बंगाल में अकेले नहीं हैं। उन्हें एसपी, कांग्रेस और उद्धव गुट का साथ मिला है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर का आपने आंखों देखा, आपको खुद पता है कि कानपुर में कितनी बेईमानी हुई, और उसके बावजूद ही जनता ने हमारी विधायक को जिता करके भेज दिया। न केवल कानपुर बल्कि जितने बाई इलेक्शन थे उसमें कौन सा अधिकारी पोस्ट होगा, किस अधिकारी को कितने वोट डालने की जिम्मेदारी है। कई लोग वोट फर्जी डाल रहे थे बीजेपी के बूथ में, तो ये सब काम हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है कि 2-2 वोट रहित चुनाव होगा। ये इलेक्शन कमीशन की भाषा यही बता रही है कि उसने वोट तो डालने नहीं देना है, तो 2-2 वोट रहित चुनाव करने की तैयारी है, जो लोकतंत्र को खत्म करेगी। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना एक संवैधानिक संस्था, उसको बर्बाद कर रहे हैं। नैनेश कुमार चुनाव आयुक्त है, और ये जीत या जो भी निर्णय होगा वो नैनेश कुमार का होगा। नैनेश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने की, और लगभग 1 करोड़ वोट, जिसमें 99% मुस्लिम वोटर्स है और वो अधिकृत वोटर है, इस देश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है। लेकिन ये 1 करोड़ वोट अगर ममता जी को मिलेंगे तो ममता जी फिर एक बार सत्ता में आएगी। ये डर से चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक ब्रांच बनकर काम किया है। चुनाव आयोग पर हुए चौतरफा हमले के बाद
बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और टीएमसी को चुनाव आयोग से लड़ने की जगह इलेक्शन में ताकत लगा देने की सलाह दे दी। टीएमसी के नेताओं को बिना मांगी एक ही सलाह दूंगा कि भैया चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। अब जो बचा खुचा दिन है उसमें आप अपनी ऊर्जा चुनाव लड़ने में लगाओ, न कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हो। आप अगर अपनी ऊर्जा को जो बचा खुचा समय है उसमें चुनाव लड़ने में न लगा करके चुनाव आयोग से भिड़ने में लगाओगे तो आपका जो बचा खुचा वजूद है, हो सकता है कि आपको अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो आपको जो है वो इसी चुनाव आयोग में अपनी मान्यता के लिए बचाने के लिए भी जाना पड़े। टीएमसी आज इस पूरे मामले को लेकर आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें आज वो फिर से बैठक का वीडियो जारी करने की मांग कर सकती है। आगे आपको देखो कि यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक लाने का प्लान बन रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या स्ट्रेट क्लियर कट मैसेज दिया है, आप सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कर दिया कि जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश एक निशान एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसके लिए गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मोहन यादव की सरकार इसी साल यूसीसी बिल लागू कर सकती है। बीते मंगलवार को इस पर सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। गृह विभाग ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर प्रारंभिक काम भी शुरू कर दिया है। अगर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं, तो 2026 के इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई मौकों पर संकेत दे चुके हैं कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना सामाजिक सहमति के संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी कर रही है।